हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइन सही अकेडमीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज जो हम अपने स्पेशल सेशन में डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। बेसिकली इससे पहले हमने कई 3 सेशन में ऑलरेडी हिस्ट्री को कवर किया है, जहाँ पे हमने आपका एंशिएंट हिस्ट्री कवर करी थी। ओके, जहाँ पे हमने अपनी एंशिएंट हिस्ट्री कवर करी थी पार्ट 1 में। फिर हमने कवर करी थी मेडिवल हिस्ट्री एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से पार्ट 2 में, और फिर हमने पार्ट 3 में स्टार्ट करी थी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए हम अपने पार्ट 4 में भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को लेके चल रहे हैं। सो आपका जो बेस होगा वो वही होगा, आपके प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे आपके, वो यहाँ पे बेस माने गए हैं। आपका CDS होगा, आपका CSE होगा, ओके, आपका CAP या UPSC जितने भी एग्ज़ाम्स करवाती है, इसके अलावा जितने भी आपके NCERT बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ओके, उन सबको यहाँ पे बेस मान के आपकी क्वेश्चन तैयार किए गए। सो बेसिकली इस सेशन में जो होने वाला है आपके 10 क्वेश्चंस का सेट है, ओके, और इसमें से आपको सही गलत, जैसे कि आप हमेशा से जानते हैं, जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा आपको वीडियो को पॉज करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करना है, वापस आके आंसर चेक करना है, और बाय द एंड ऑफ द वीडियो अपने फाइनल्स को टाइप करना है विद ये कि आपने कितने क्वेश्चन स्किप करे, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए, कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए और कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। विश यू ऑल वेरी गुड लक। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन बिकॉज, ऑप्शन नंबर ए, इंडियंस नेवर वांटेड द रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ द एक्ट ऑफ 1919, साइमन कमीशन रिकमेंडेड द abolition of diarchy in provinces, there was no Indian member in the Simon Commission, and Simon Commission suggested partition of its country। सो आपको बताना है कि इंडियंस ने साइमन कमीशन का जो विरोध किया था वो क्यों किया था। तो पहला ऑप्शन ये कहता है कि इंडियंस नहीं चाहते थे कि आपका जो 1919 का जो एक्ट था, ओके, जो कि आपका मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड एक्ट था, इसका कभी भी रिव्यू किया जाए, क्या ये सही है या नहीं। ओके, दूसरा ये कहते हैं कि साइमन कमीशन ने क्योंकि डायरकी को एबॉलिश करने का कहा था, इसीलिए उसका विरोध किया जा रहा था। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए उसका विरोध किया जा रहा था। और लास्ट ये कहा जा रहा था कि क्योंकि साइमन कमीशन में आपका पार्टीशन ऑफ कंट्री बोला गया था, इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा था। सो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा इसका सी। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बेसिक NCERT बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो जब भी हम साइमन कमीशन पढ़ते हैं, ओके, सो इसको यहाँ पे पढ़ देख लेते हैं। तो साइमन कमीशन जब भी हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो आपका 1927 के अराउंड पे साइमन कमीशन आया था। ओके, क्यों आया था? जब आपका 1919 का जो मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थे, जब वो आए थे, तो वहाँ पे बोला गया था कि 10 साल बाद हम एक ऐसी कमीशन बनाएंगे जो इसकी वर्किंग को रिव्यू करेगी, जो मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड ने कितना आपका सक्सेस हुआ, कितना नहीं हुआ, उसको रिव्यू करेगी। ठीक, तो बट ये आपका 1927 में इसलिए बन जाता है क्योंकि आपका ब्रिटेन में पावर शिफ्ट होने वाली थी। ठीक, सो जो रनिंग गवर्नमेंट थी वो नहीं चाहती थी कि जो आने वाली गवर्नमेंट हो, नेक्स्ट आई गेस लेबर पार्टी आने वाली थी या फिर, तो वो नहीं चाहते थे कि वो इस तरीके से फिर इस एक्ट का रिव्यू करे। तो उन्होंने 1927 में ही आपका साइमन कमीशन बना के इंडिया भेज दिया। साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें ऑल ब्रिटिश थे, सारे वाइट थे, ओके, कोई इसमें इंडियन मेंबर नहीं था। और क्योंकि ये इंडिया के लिए आ रहा था, ओके, इंडिया के लिए इसने अपना रिकमेंडेशन देनी थी और स्टिल इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसीलिए इसका विरोध किया गया। तो साइमन कमीशन का अगर हम फिर से क्वेश्चन में आए तो इसको एजिटेट इसलिए किया गया इंडियंस के थ्रू कि देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द साइमन कमीशन। ठीक, सो जो साइमन जो इसके हेड थे उनका नाम था साइमन, उनके नाम पे ये साइमन कमीशन पड़ा। सो रिकमेंडेशंस काफ़ी अच्छे थे इस कमीशन के, लाइक उन्होंने डायरकी को अबॉलिश करने की बात करी थी। ओके, सो ये रिकमेंडेशन उनकी उसमें से एक आती है। ठीक, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च इन रिस्पॉन्स टू, पहला है कैबिनेट मिशन प्लान, दूसरा है क्रिप्स प्रपोजल, तीसरा है साइमन कमीशन रिपोर्ट एंड द लास्ट इज विवल प्लान। सो आपको बताना है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो लॉन्च हुआ था वो किसके अगेंस्ट में लॉन्च किया गया था, किसके रिस्पांस में लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे क्या आपका ये ना आपका IAS का क्वेश्चन है, और अब देखिए यहाँ पे आपको क्या है कि अगर आपको फैक्ट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर है ना, सो आपको यहाँ पे इजी हो सकता है। अगर आपको इनमें से इनके भी आपको डेट्स क्लियर है, सो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आंसर होगा इसका बी, विच मीन्स आपका क्रिप्स प्रपोजल जो था उसके अगेंस्ट में आपका क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था। तो चलिए देखिए, ये क्विट इंडिया मूवमेंट आपका हो रहा है आपका 1940s के पीरियड में आपका लॉन्च हो रहा है कि क्रिप्स प्रपोजल आया था आपका 1942 में। ओके, मतलब 40 प्लस, मतलब मैं आगे का टाइम पीरियड बता रही हूँ उसमें। ओके, सो आपका 1942 में जब क्रिप्स प्रपोजल आता है, तो अब ये टाइम पीरियड समझिए 1942, ये आपका टाइम पीरियड चल रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का।
ठीक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अब यहाँ पे ब्रिटेन आपका उसमें पार्टी है, वॉर में पार्टी है, लेकिन इंडियंस यहाँ पे अब ब्रिटेन को क्योंकि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे काफ़ी हद तक लोग अवेयर हो चुके हैं। तो जो ब्रिटिश के जो अलाइज थे वॉर में, जो उनके दोस्त थे, वो अब इनको फोर्स कर रहे हैं कि इंडियंस का सपोर्ट हमें चाहिए। तो जब इंडियंस का सपोर्ट चाहिए तो अगर ब्रिटिश को जो आपकी ब्रिटेन है उसको अगर इंडियंस का सपोर्ट चाहिए तो उन्हें बदले में भी कुछ देना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, वो लाते हैं क्रिप्स प्रपोजल। ठीक, तो वो लाते हैं क्रिप्स प्रपोजल और वो बोलते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें युद्ध में, ओके, आप हमें वर्ल्ड वॉर में हेल्प करें और इसके बदले हम क्रिप्स प्रपोजल लाएंगे। तो क्रिप्स प्रपोजल जो आया तो कांग्रेस प्लस इसमें गांधी भी थे इस टाइम पे, इसमें जो बातचीत चल रही थी तो ऑब्वियसली इन्होंने डिस्कस करा। तो जब इन्होंने देखा कि क्रिप्स प्रपोजल के जो आपके रिकमेंडेशंस थे वो बिल्कुल भी इंडियंस के अकॉर्डिंग नहीं थे, मतलब क्रिप्स प्रपोजल में आपका डोमिनियन स्टेटस की बात करी गई थी, ओके, और इन्होंने बोला था कि आप डोमिनियन, सबसे बड़ा ये था कि डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे और ये नहीं चाहिए था। तो इसलिए फिर क्रिप्स प्रपोजल का आपका रिजेक्शन किया गया सबके थ्रू, कांग्रेस ने भी करा, मुस्लिम लीग ने भी करा, ओके, और फिर इसके अगेंस्ट में आपका क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दोज प्रोविंसेस, नॉमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द एक्सपर्टीज इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। सो आपको बताना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर्स थे वो प्रोविंसेस से कैसे गए। तो पहला था कि वो डायरेक्टली इलेक्ट करके भेजे गए, दूसरा नॉमिनेट करा उनको आईएनसी ने और मुस्लिम लीग ने, तीसरा वो कहते हैं कि ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने इलेक्ट करा, और लास्ट कहते हैं कि ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे इनको सेलेक्ट करके भेजा गया। आंसर होगा इसका सी, विच मीन्स आपका जो इलेक्टेड बाय दी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। सो ये आपका सही आंसर है, ओके। सो बाकी वैसे भी आपके लॉजिकल नहीं है क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन लोगों के थ्रू इस टाइम पॉसिबल नहीं है। आईएनसी और मुस्लिम लीग अगर दो का ऐसे बिल्कुल पर्टिकुलर कर दिया ना इन्होंने कि आईएनसी और मुस्लिम लीग, तो ये भी फिर आपका आंसर क्या हो जाता है, पहला गलत दूसरा गलत। और अगर हम लास्ट देखें तो सेलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द एक्सपर्टीज, ये भी नहीं है। तो सबसे बेटर आंसर आपका ये, यही सही आंसर है। Annie Besant was responsible for starting the Home Rule League, the founder of Theosophical Society, once the president of Indian National Congress। आपको बताना है एनी बेसेंट के बारे में क्या क्या बातें सही है। 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1 to 3। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अभी कल परसों ही एनी बेसेंट डिस्कस हुई थी आपके जो लेक्चर्स में, तो आपको पता होगा। आंसर होगा इसका सी, इट मीन्स 1 and 3। सो देखिए इन्होंने बोला था कि एनी बेसेंट किस चीज़ से रिलेट करती है, तो स्टार्टिंग फॉर होम रूल लीग हमने बिल्कुल देखा था कि एनी बेसेंट ने आपकी 60s का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम सितंबर में आपकी एनी बेसेंट ने आपकी होम रूल लीग स्टार्ट करी थी। ऑल इंडिया होम रूल लीग जिसे हम कहते हैं, 2 होम रूल लीग थी ना, एक आपकी तिलक ने स्टार्ट करी थी, एक आपकी बेसेंट ने स्टार्ट की थी। तिलक ने अप्रैल में करी थी और एनी बेसेंट ने आपकी सितंबर में करी थी। दूसरा फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी नहीं है एनी बेसेंट, तो आज जैसे ही आपका सेकंड कैंसिल होता है, ये गया आपका, ये गया। अब आंसर हो सकता है 1 या 1 and 3 ओनली। वंस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे जो आप आईएनसी का अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं जब, तो द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट जो थी वो आपकी एनी बेसेंट थी, ओके। सो जब फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो वो एनी बेसेंट थी, ठीक। और अगर फर्स्ट इंडियन विमेन की बात करते हैं तो वो थी आपकी सरोजनी नायडू, तो वो थी आपकी सरोजनी नायडू। सो आपका फर्स्ट पहला और तीसरा सही हो जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर हम बात करें तो इसके फाउंडर कौन थे, एनी बेसेंट इसकी मेंबर थी बट इसकी फाउंडर नहीं थी। ब्लावत्स्की, मैडम ब्लावत्स्की एंड ऑकलेट करके नाम था इनका, ओके। हेनरी ऑकलेट करके और मैडम ब्लावत्स्की थियोसॉफिकल सोसाइटी इन्होंने फाउंड की थी। The Ilbert Bill controversy was related to imposition of certain restriction to carry arms by the Indian, imposition of restrictions on newspaper and magazines published in Indian language, removal of disqualification imposed on the Indian magistrate with regards to the trial of the Europeans, and removal of duty on the imported cotton cloth। आपको बताना है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी किस चीज़ से रिलेट करती है। आंसर होगा इसका सी, विच मीन्स आपका रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन दी इंडियन मजिस्ट्रेट। आप जब एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें डिस्कस करी हैं, ठीक। सो जो आपका क्या होता था कि जो इंडियन मजिस्ट्रेट्स होते थे ना, उनको अलाउड नहीं होता था कि वो यूरोपियंस के केस को हैंडल किया जाए, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या है, इल्बर्ट बिल ने क्या कहा था कि रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज ऑन इंडियन मजिस्ट्रेट विद रिगार्ड्स टू द ट्रायल ऑफ द यूरोपियन।
तो यहाँ पे अगर कोई भी इंडियन मजिस्ट्रेट आपका यहाँ पे अगर वो यूरोपियंस का ट्रायल कर रहा है तो वहाँ पे उनके लिए डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोविज़न रखा गया था। सो इल्बर्ट बिल ने इस प्रोविज़न को हटाने की बात करी थी और ऑब्वियसली बात है कि अपने ही लाइक जो यूरोपियंस थे उनसे ही इस बिल को काफ़ी आपका विरोध देखने को मिला। ठीक, Partition of Bengal made by Lord Curzon in 1905 lasted until the First World War, when the Indian troops were needed by the British and the partition was ended. The King George V abrogated Curzon's act at the Royal Darbar in Delhi in 1911. Gandhiji launched civil disobedience movement, partition of India in 1947 when the East Bengal became East Pakistan. आपको बताना है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब तक चला था आपका 1905 में तो अनाउंस किया था कर्जन ने, पर कब तक चला था? आंसर होगा इसका बी, विच मीन्स किंग जॉर्ज V abrogated कर्जन से एट द रॉयल दरबार दिल्ली इन 1911। तो पहला आंसर नहीं हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर में जब इंडियन ट्रूप्स को मदद चाहिए थी तो पार्टीशन को एंड किया गया। यहाँ पे उन्होंने पूछा भी नहीं था, इस टाइम पे इंडियंस की इतनी वो नहीं थी कि वो पूछें। ओके, इस टाइम इंडियंस पूरी तरीके से इनमें से सपोर्ट कर रहे थे। सो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। फिर जब हम तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं तो गांधी जी लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस तो बहुत बाद में आ रहा है, आपका 1930s के टाइम पर आ रहा है आपका सिविल डिसोबीडियंस, और आपका जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है 1905 से 1911 तक ये आपका देखने को मिला था। फिर पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 में ईस्ट बंगाल, ये भी नहीं होगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल की कहानी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है, क्योंकि आपको पिछले वाले सेक्शन में देखा था कि बंगाल जो था, आज का जो बंगाल है वो नहीं था उस टाइम। आपका इसमें ओडिशा, आपका बिहार हो गया, आपका आज का पूरा बंगाल हो गया, प्लस आपका बांग्लादेश हो गया। ओके, ये बहुत सारा इतना बड़ा एरिया आपका बंगाल में आता था। तो और ऊपर से ये क्या था कि ये आपका मेन जो एक्टिविटीज़ थी ना, एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, उनका भी एक पॉइंट था। तो इस वजह से अब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने इसको ऑन द ग्राउंड्स कि बंगाल इज़ टू बिग टू एडमिनिस्टर। ओके, ये तो उन्होंने सिर्फ ऑफिशियल रखा। एक्चुअल में वो ये चाहते थे कि बंगाल का हम रिलीजन के बेस पे हम इसको डिवाइड करें, हिंदू मेजॉरिटी एक कर दें और मुस्लिम मेजॉरिटी वाला सेक्शन एक कर दें, ताकि जो आपका जो एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हैं उन पे कुछ रोक लग सके। In 1929, the session of Indian National Congress is of significance in the history of freedom movement because attainment of self-government was declared as the objective of Congress. Attainment of Purna Swaraj was adopted as a goal of Congress. Non-cooperation movement was launched. Decision to participate in the Round Table Conference in London was taken. आपको बताना है कि 1929 का जो सेशन हुआ था, ठीक, उसमें क्यों ज़रूरी था? आंसर होगा इसका बी, क्योंकि आपका 1929 का जो सेशन हुआ था यहाँ पे पूर्ण स्वराज अडॉप्ट करने कांग्रेस का आपका एक गोल माना गया था। जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ, ये आपका लाहौर सेशन था 1929 का। ओके, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि पूर्ण स्वराज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि अब हम पूर्ण स्वराज से बात ही करेंगे। अब वैसे भी अगर हम 1929 की बात करें तो ऑप्शंस को अब चलिए हम ऑप्शंस को काटते हैं। नॉन कॉपरेशन आपका हो नहीं सकता, ये आपका पहले हो चुका है। ओके, डिसीजन टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये आपका, ये भी आपका, क्योंकि INC से रिलेट कर रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे आपका ये नहीं होगा आंसर। ओके, पहला वाला भी सेल्फ गवर्नमेंट वाला ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस नहीं। स्वराज तो हमने पहले, इससे पहले तो स्वराज कई बार डिस्कस हो चुका है। गदर वॉज अ रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद हेडक्वार्टर एट सैन फ्रांसिस्को, नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग फ्रॉम सिंगापुर, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन विद हेडक्वार्टर एट बर्लिन, कम्युनिस्ट मूवमेंट फॉर इंडिया फ्रीडम विद हेडक्वार्टर एट ताशकंद। आपको बताना है गदर क्या था। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुई है देख के कि आपका IAS में आ रखा है। अब आप समझ सकते हैं कि हम किस लेवल का पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन कैसे आते हैं। हालांकि ये पुराने क्वेश्चन हैं, बट स्टिल आप एग्जामिनर का पर्सपेक्टिव समझ सकते हैं यहाँ से कि हम जितना पढ़ रहे हैं उस हिसाब से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आंसर होगा इसका ए, विच मीन्स आपका जो गदर था ना, ये एक रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन था जिसका हेडक्वार्टर आपका सैन फ्रांसिस्को में था। अब याद करिए आपका 1913 का पीरियड है। ओके, और लाला हरदयाल और सोहन करके एक थे, अगर मैं पूरा नाम याद करा रही हूँ, इन दोनों ने, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि सैन फ्रांसिस्को में, इंडिया से बाहर आपको ये आपको आंदोलन देखने को मिल रहा है, गदर आंदोलन। ओके, और ये आंदोलन जो था इसी के ही आपके सीरीज़ में फिर हमें एक इंसिडेंट भी यहाँ पे देखने को मिलता है, कोमागाटा मारू इंसिडेंट, जहाँ पे एक शिप जो था, जापानीज शिप, जिसमें आपके इंडियंस भी थे। ओके, सो वहाँ पे आपका ये ट्रेजेडी हुई थी, कोमागाटा मारू इंसिडेंट हुआ था आपका।
सो गदर आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर, क्योंकि ये आपका बाहर फॉरेन में हुआ था। ओके, और सोहन सिंह भाकना नाम है इनका, सोहन सिंह भाकना। ओके, सो सोहन सिंह भाकना, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है गदर आपकी, फिर इन्होंने एक पेपर भी चलाया था। What was the objects of Queen Victoria's proclamation on 1858? To disclaim any intention to annex Indian state, to place the Indian administration under the British crown, to regulate East India Company's trade with Indian. करेक्ट बताना है 1 and 2 only, 2 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 only। आपको सही स्टेटमेंट बताना है यहाँ पे। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपको बताना है कि 1858 का जो प्रोक्लेमेशन आया था उसमें क्या बोला था। एलिमिनेशन से बहुत ईजीली हो जाएगा। ए होगा इसका आंसर। देखिए, जब आपका, अब इसका बैकग्राउंड समझिए, आपका 1857 का रिवॉल्ट हो रहा है, ठीक। यहाँ पे ब्रिटिशर्स को पता चल, ईस्ट इंडिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता चल चुका है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी आपका अभी तक रूल कर रही थी। इसके बाद अब जो, क्योंकि रिवॉल्ट आपका इतने बड़े उस पर हुआ था, हालांकि रिवॉल्ट सक्सेसफुल नहीं था इस पूरी तरीके से, बट स्टिल रिवॉल्ट तो था। तो अब ब्रिटिशर्स को ये चीज़ पता चल गई थी कि रिलीजन पे टच नहीं करना। ओके, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि क्योंकि हमने लोगों के रिलीजन के साथ हमने कुछ छेड़खानी करी, हमने सती प्रथा को एबॉलिश करने का सोचा। ओके, हमने और चीज़ों में काफ़ी अपना टाइम लगाया, तो इसीलिए। सो अब जब क्वीन का प्रोक्लेमेशन आ रहा है आपका 1858 में, सो क्वीन ने उसमें क्या प्रोक्लेम किया? पहला तो क्वीन ने ये बोला कि डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स एनी इंडियन स्टेट, कि उन्होंने बोला कि अब हम इसके बाद कोई भी इंडियन स्टेट को एनेक्स नहीं करेंगे, ठीक। दूसरा, टू प्लेस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन। इससे पहले तक आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था। ओके, इससे पहले तक था। अब उन्होंने बोला कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी से हम ब्रिटिश क्राउन से ले लेगा। तो वही आपने जो सुना होगा सुज़ैरिनिटी वर्ड यहाँ पे यूज़ होता है संरक्षण में। ओके, फिर तीसरा गलत हो जाता है, क्योंकि टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेट इंडिया, ये नहीं है। हमने पहले के उसमें देख रखा है कि पार्लियामेंट ने पहले ही कई लॉज ऑलरेडी बनाए थे, पहले के एक्ट्स में हमने देखा था कि उन्होंने कंपनी का ट्रेड रेगुलेट करने के लिए। सो आंसर है 1 and 2। Radcliffe Committee was appointed to solve the problem of minorities in India, to give effect to Independence Bill, to delimit the boundaries between India and Pakistan, inquire the riots in East Bengal। Radcliffe Committee के बारे में बताना है। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, NCERT बेस्ड, कुछ भी पढ़ लीजिए आप, बहुत, ये तो हमें बहुत पता ही होता है, बेसिक है। आंसर होगा इसका सी। तो हमने रेडक्लिफ लाइन हमने सुनी होगी बहुत ज़्यादा। ओके, सो IS 1947 में आपका एक कमेटी बनी थी, और इसका काम ये था कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये बाउंड्री वो करेगी, ठीक। सो 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं। सो विद दिस लेट्स कंक्लूड टुडे सेशन। आई होप आप लोगों को पता चला होगा कि आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो किस तरीके से हेल्पफुल हो रहा है, और अच्छे से परफॉर्म किया होगा। अपना फाइनल स्कोर लिखना मत भूलिएगा, कितने सही है कितने गलत। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।